5 जुगाड़ू बहू का उपलों का ससुराल। आशा, गौरी, मैं तुम लोगों को गोबर की लोई बनाकर देती हूँ, तुम उपले पाथो। फिर लाजो सूखे भूसे में गोबर की लोई लपेट कर देती जाती है, जिसे आशा गौरी उपले बनाने लगती है। बगल में सविता गाय का दूध निकाल रही थी और पूनम माखन निकाल रही थी। अरे देखो तो, आज तो हमारी दोनों गाय ने बड़ी बाल्टी से 2 बाल्टी दूध दिया है, वो भी एकदम गाढ़ा। सच में कुछ दिनों से हमारी गाय गोबर और दूध दोनों ही अच्छा अच्छा दे रही हैं। देखो, मैंने भी पूरी 1 मटकी मक्खन निकाला है। आ जाओ पन्ना जी, बस यही वाला खांचा है। जयराम जी की कुंती काकी, आइए पधारिए, एकदम अभी अभी दूध दुहा है, गर्म करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, एकदम गर्म है। तब तो और बढ़िया बात है। आशा बहू कह रही पढ़ना है, इसकी बहू प्रेग्नेंट है तो घी चाहिए था, मिल जाएगा। बाकी मुझे भी 100 रुपए के उपले दे दो। क्या बात है कुंती काकी, बाकी दिन तो आप 10 रुपए के उपले ले जाती हैं, आज पूरे 100 रुपए के उपले। अब बस पूछो मत गौरी बहू, अरे मेरे पति को चूल्हे की रोटी खाने का ऐसा चस्का लगा कि 10-20 रुपए के उपले तो चलते ही नहीं, इसीलिए 100 रुपए के उपले ले रही हूँ। तभी गौरी मटके में जमा शुद्ध घी उस नई ग्राहक को चखाती है। अरे वाह, इतना निपुण और शुद्ध गाय का घी तो पुराने जमाने में मिलता था, जितना तुम जुगाड़ बहू आज के जमाने में बेच रही हो। तभी तो कुंती तुम्हारी बड़ाई करते करते नहीं थकती। मगर एक बात समझ में नहीं आई, तुम सब उपले के घर में क्यों रहती हो? उस ग्राहक के पूछने पर 5 जुगाड़ू बहुएं अपनी पिछली जिंदगी को याद करने लगती हैं। देखो, मैंने पूरा घर आंगन अच्छे से लीप पोत दिया है, मगर गोबर का घोल अभी भी बच गया है। सविता के ऐसा कहने पर मझली बहू पूनम कहती है, हाँ तो वो गोबर का घोल मुझे दे दो, चूल्हे पर लेप चढ़ाना है। वैसे आज के इतवार के दिन तो हम 5 ने तड़के सुबह सुबह ही काम धंधा निपटा लिया। इसके बाद 5 गरीब जुगाड़ू बहुएं रोटी पानी की व्यवस्था में लग जाती हैं। सविता गौशाले में सजाई खांचे में से टोकरी भरकर उपले खाना बनाने के लिए ले आती है। कुछ देर बाद, अरे लाजो, खाना बन गया हो तो परोस दो हम भाइयों को, अरे काम पर जाना है। जी जी, बस लाई, ये लीजिए। अरे लाजो बहू, तूने केवल सूखी रोटी क्यों परोसी है? तरकारी खत्म हो गई है क्या? माँ जी, भाजी तरकारी खत्म हुए तो 2 दिन हो गए, थोड़ा आटा पड़ा था तो रोटी पक गई, घी के साथ परोस दिया है। अरे अम्मा, वैसे भी रसदार तरकारी रोटी खाकर मन उगता गया, घी रोटी बढ़िया लगती है। जैसे ही 5 खाने लगते हैं तभी छत से मिट्टी थाली में झड़ जाती है, जिस पर जितेंद्र कुड़कुड़ाकर कहता है, लगता है आज ऊपर वाले ने हमारे भाग्य में रोटी लिखी ही नहीं थी। ये थाली हटा दो, ये किनकिनी रोटी हमसे नहीं खाई जाएगी। 5 के पति बिना खाए चले जाते हैं। यशोदा अपने 5 बेटा बहू के साथ भाड़े के घर में दिन काट रही होती है। मकान की छत इतनी कमजोर कच्ची थी कि कभी खाना बनाते तो कभी खाते वक्त छत और दीवारों से मिट्टी गिरती रहती थी। मकान की छत की मरम्मत करना तो बड़ा जरूरी हो गया है, मकानदार को कई दफा बोल दिया है। हाँ जी, हमारा मकान मालिक इतना कंजूस है कि रंग नहीं करवाता। देखिए, दीवारों का रंग झड़ गया है, मैं इस पर गोबर का घोल चढ़ा देती हूँ। वैसे भी अभी खाना पकाने के लिए हमने पहले से ही काफी उपले पात कर सुखा के रख दिया है। अब 5 जुगाड़ू बहू गोबर का घोल बनाकर उसे दीवार और छत पर मोटा परत चढ़ा देती हैं, जिस पर पड़ोसन कुंती किचकिच करने लगती है। इन 3rd क्लास लुगाइयों ने तो आफत मचा रखी है, इतनी गंदी गोबर की महक आ रही है। पड़ोसन गुस्से में मकान मालिक को फोन मारकर 1-2 शिकायत लगाती है। मकान मालिक कुछ ही देर में धमक पड़ता है और मकान खाली करने की धमकी देता है। छी छी छी, अरे तुम गंवार लुगाइयों ने मेरा मकान का गोबर खाना नजर आता है, पूरे जगह में गोबर फैला दिया है। या तो तुम इन गायों को बेच डालो या फिर मेरा मकान खाली कर दो भैया। ठीक है, कर देंगे। वैसे भी आपके मकान में कुछ खास रखा नहीं है मकान मालिक जी, हम दोगुना किराया देते हैं आंगन में अपनी गाय बांधने के लिए। जब हमारी गाय नहीं रहेंगी तो यहाँ रहने का क्या फायदा? ये सुनते ही मकान मालिक मन में तोल मोल करता है। अगर इन गरीब सास बहू ने मकान खाली कर दिया तो जो भी किराया आ रहा है वो भी इस झोपड़े में नहीं आएगा। अरे तुम तो गुस्सा गई, मैं तो बस ये कह रहा था कि तुम्हारे कारण पड़ोसी परेशान ना हो। मकान मालिक चला जाता है। वहीं अगले दिन कुंती अपने यहाँ सत्यनारायण भगवान की कथा करवाती है। पंडित जी, ये लीजिए, 56 भोग तैयार हो गया है। क्षमा कीजिए कुंती बहन, लेकिन इस प्रसाद से भोग नहीं लग सकता। मगर क्यों पंडित जी, मैंने अपनी नजर की देखरेख में नौकर चाकर से गैस चूल्हे पर बनवाया है। यही तो मसला है कुंती बहन, सत्यनारायण भगवान की कथा का प्रसाद गौ माता के शुद्ध गोबर के उपलों और मिट्टी के चूल्हे पर बनता है, और पकवान भी गाय के शुद्ध घी में ही छाने जाते हैं। ऐसी पूजा मैं नहीं करवा सकता। ये बोलकर पंडित जी जाने लगते हैं। तभी कुंती के दरवाजे पर 5 बहू उपले, चूल्हा, घी लेके आ जाती हैं।
पंडित जी ठहर जाइए, हम पांचों पूजा का मुहूर्त खत्म होने से पहले प्रसाद बना देंगे। कुछ देर में पांचों स्वादिष्ट प्रसाद बनाते हैं, जिससे कुंती का मन पिघल जाता है। बहुआ मुझे माफ कर देना, मेरे दिल में तुम पांचों के लिए खटास भरी थी, मगर तुमने साबित कर दिया कि एक पड़ोसी ही दूसरे पड़ोसी के काम आता है। अब कुंती डेयरी सफल से घी पनीर खरीदने के बजाय पांचों जुगाड़ू बहुओं से घी लेने लगती है। अरे वाह, बड़ा शुद्ध घी बनाती हो तुम पांचों तो, मगर उपले पर खाना बनाने में धुआं नहीं लगता आशा बहू। हमें तो शुरू से आदत है आंटी जी, गाय और गोबर के बीच में पली बड़ी है, मगर चूल्हे की रोटी बड़ी सौंधी बनती है, खाकर जाना आप भी। जैसे कुंती उपलों की बनी रोटी खाती है तो तरफदारी करती है। सच में इन उपलों के ईंधन पर बनी रोटी में कितनी मिठास है। ऐसा करो, 20 के उपले मुझे भी दे दो। गौरी 20 रुपए के उपले बोरी में गिन देती है। तभी कुंती आंगन के दूसरे हिस्से में हरी भरी खेती देखती है। अरे वाह, तुम जुगाड़ू बहुओं ने तो आंगन में बड़ी बढ़िया तुरई भिंडी लौकी की खेती की है, कितना खाद डाला है। तभी कुंती के पूछने पर पूनम कहती है, कुंती आंटी, हमने तो जुगाड़ से गोबर का खाद बनाया है, ये खेती के लिए सबसे लाभकारी है। अच्छा, तो फिर तुम मेरे खातिर भी गोबर से खाद बना कर दे देना। मैंने भी अपने छत पर कितने सारे फूल और सब्जियों की गार्डनिंग की हुई है, लेकिन एक पंचकी भी नहीं आ रही है। अब पूनम गोबर से खाद बनाकर कुंती को बेच देती है। धीरे धीरे पड़ोसी भी कुंती की देखा देखी डेयरी के बजाय जुगाड़ू बहू से उपले घी मक्खन खरीद कर ले जाते थे। देख रही हो, अब हम बहुएं उपले और घी मक्खन बेचकर अच्छा खासा लाभ अर्जित करने लगी हैं। बस थोड़े पैसे जोड़कर हम ये मकान भी ठीक करवा लेंगे। बेचारी पांचों जुगाड़ू बहुओं की जिंदगी अब पटरी पर आनी शुरू हुई थी कि एक दिन उनके मकान की दीवार ढह जाती है। आज तो हम सब बाल बाल बच गई, वरना अगर समय रहते बाहर नहीं निकलती तो क्या होता। मगर हमारे घर की चारों दीवारी तो चूर चूर हो गई है, अब क्या करेंगी हम। तभी लाजो सविता का ध्यान गौशाला के ऊपर जाता है, जिस पर उन्होंने उपलों से छज्जा बनाया होता है, जिससे उन्हें उपलों का घर बनाने का ख्याल आता है। अरे ये जुगाड़ हमें पहले क्यों नहीं आया। हो गया मसला खत्म। जिस तरह हमने गौशाला बनाया है, वैसी उपलों से अपने लिए घर बनाकर रह सकते। इस तरह बिना छत के खुले में ही रहने से अच्छा तो हम लोग उपलों के घर बना ले। पांचों बहुएं अब उपलों का घर बनाने में जुट जाती हैं। 2 बहुएं उपलों की छत बनाती हैं और फिर उन्हें घास मिट्टी का गोल बनाकर कच्ची ईंटी पर सूखे उपले चिपकाकर दीवार बनाती हैं और अब उसी के अंदर रहने लगती हैं। सच में तुम पांचों बहू ने बड़ा ही कठिन और दुख भरा वक्त देखा है, मगर जुगाड़ लगाकर तुमने अपनी जिंदगी आसान कर ली, ये बड़ी बात है। इस तरह धीरे धीरे पांचों जुगाड़ू बहुओं के पास और भी ग्राहक जुड़ने लगते हैं, जिससे वो पुरानी संस्कृति और परंपरा को फिर से जी पाते हैं, क्योंकि हर आंगन में चूल्हा जो जलने लगा था। राज बेटा, तुम ठीक तो हो ना? सांस लेने में कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है ना? आप खड़े खड़े क्या देख रहे हैं? जल्दी से एम्बुलेंस को कॉल करिए, हमें राज को अस्पताल लेकर जाना होगा। यामिनी परेशान मत हो, राज अब ठीक है, उसे बस थोड़ी देर के लिए आराम करने दो। तुम चुप रहो, मेरे बेटे को मारने की कोशिश करके अब अच्छी बनने का नाटक कर रही हो। यामिनी, तुम क्या कह रही हो? भला मैं राज को क्यों मारूंगी? राज मेरे बेटे जैसा है, मैंने तो उसकी क्या कहा मैंने, तुमने सुना नहीं? अब अपना मुंह बंद करो। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि तुम गरीब लोग इतने नीचे गिर जाओगे। हमने तुम्हारा थोड़ा मजाक क्या उड़ाया, तुम मेरे बच्चे को मारने पर उतर आई। अब तो हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, मैं अभी पुलिस को कॉल करती हूँ। क्या सच में स्वाति ने अपनी जलन के चलते यामिनी के बेटे राज को पानी के टब में डुबाकर मारने की कोशिश की थी, या कोई और कारण था? आइए इसे जानने के लिए कहानी में थोड़ा पीछे चलते हैं। मेरे पापा तो इस बार होली के लिए नए कपड़े भी लेकर आए। पता है मेरी होली की शर्ट कितनी ज्यादा सुंदर है, उस पर बड़ा बड़ा हैप्पी होली लिखा है। अरे देखो, मेरे मम्मी पापा मेरे लिए मॉल से कल कितनी बढ़िया पिचकारी लेकर आए। इसमें पानी जल्दी खत्म भी नहीं होता और इसकी धार दूर तक जाती है। हम भी इस रविवार होली की शॉपिंग करने के लिए जाएंगे। मेरे पापा ने तो मुझे बड़ी वाली पिचकारी दिलाने का वादा किया है और साथ में ढेर सारे गुलाल भी। तुम सब मेरे घर आना, हम मिलकर होली खेलेंगे। होली को आने में मुश्किल से हफ्ता भर रह गया था। गली मोहल्ले और घरों में जोरों शोरों से होली की तैयारी चल रही थी। चिंटू और उमा दोनों भाई बहन स्कूल खत्म होने के बाद अपने घर आ रहे होते हैं कि तभी रास्ते में उन्हें ढेर सारी गुलाल, पिचकारी और होली पर पहने जाने वाले कपड़ों की दुकान दिखती है। राजू, वो देखो वहाँ पर कितनी सुंदर फ्रॉक है ना। मैं तो होली पर इस बार यही फ्रॉक पहनूंगी। उमा, वो देखो वहाँ पर कितनी बड़ी बड़ी पिचकारी है ना। मैं तो बाबा के साथ यहीं से पिचकारी ले जाऊंगा। दोनों बच्चे जल्दी जल्दी घर आते हैं और अपनी माँ स्वाति को पिचकारी और कपड़े दिलाने की जिद करने लगते हैं। बच्चों, मैंने तुमसे कहा था ना कि इस रविवार हम लोग होली की शॉपिंग के लिए जाएंगे। अभी रविवार में पूरे 2 दिन हैं। चलो अब जल्दी से मुंह धो लो और खाना खा लो। स्वाति और उसके दोनों बच्चे इसी आस में थे कि 2 दिन बाद वो होली के लिए सामान लेने जाएंगे, लेकिन उन्हें क्या पता था कि शायद इस साल की होली उनके नसीब में ही नहीं थी। साहब, मुझसे गलती हो गई।
मेरा ध्यान आगे वाली गाड़ी पर था, साइड में भी गाड़ी खड़ी हुई है, इस पर से हट गया था। वरना आप ही बताइए, मैं इतने सालों से आपके यहाँ ड्राइवर की नौकरी कर रहा हूँ, आज से पहले कभी मैंने अपनी आपकी गाड़ी को हल्का सा धक्का भी नहीं लगने दिया है। मुझे उससे मतलब नहीं है, मुझे आज से मतलब है। तेरी वजह से मेरी लाखों की गाड़ी की क्या हालत हो गई है। अब तो ना तुझे इस महीने की सैलरी मिलेगी और ना ही तो यहाँ नौकरी करेगा। चल निकल जा यहाँ से। नहीं साहब, मुझे काम से मत निकालिए। होली का त्योहार है, मेरी बीवी बच्चे आस लगाए बैठे हैं कि आज मैं तनख्वाह लेकर आऊंगा। भगवान के लिए मुझे माफ कर दीजिए। आप चाहे तो अगले महीने की तनख्वाह से मेरे पैसे काट लीजिएगा। अगले महीने की तनख्वाह से पैसे तो तब काटेंगे ना जब तू यहाँ काम करेगा। अखिलेश, बाहर निकालो इसे, मैं इसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। हमारी इतनी महंगी सुंदर सी गाड़ी का क्या हाल कर दिया इसने। वो तो शुक्र मनाओ कि हम तुझे पुलिस के हवाले नहीं कर रहे हैं। यामिनी और आलोक मिलकर अखिलेश को काम से निकाल देते हैं। बेचारा अखिलेश उदास होकर घर लौटता है और अपनी बीवी बच्चों को सारी बात बताता है। इसका मतलब बाबा हम इस बार होली नहीं मनाएंगे? अपने बाबा को माफ कर देना, मैं तुमसे किया हुआ वादा पूरा नहीं कर सका स्वाति, तुम भी मुझे माफ कर दो। इसमें आपकी क्या गलती, हमने जानबूझकर थोड़ी ना ये सब किया है। ऐसे ही रात गुजरती है और नया दिन चढ़ता है। जैसे जैसे समय गुजर रहा था वैसे वैसे होली के दिन करीब आ रहे थे। आस पड़ोस के घरों में होली की तरह तरह की नमकीन और मिठाइयां बन रही थीं। वहीं इस साल स्वाति के घर में चूल्हा तक नहीं जला था। इस बार हम सच में होली नहीं बनाएंगे। आपने तो कहा था कि अब हमारे लिए दही भल्ले, आलू पापड़ी, चाट और गुजिया बनाओगी। बाबा, मुझे ढेर सारे गुलाल और बड़ी वाली पिचकारी भी दिला रहे थे ना। दोनों बच्चों की बात सुनकर स्वाति की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो उनसे एक शब्द भी नहीं कह पाती। अपनी माँ की आंखों में आंसू देख उमा और चिंटू भी सब समझ जाते हैं और उदास होकर आंगन में आकर बैठ जाते हैं। तभी आलोक और यामिनी का बेटा राज अपने कई दोस्तों के साथ उनके पास आता है। दरअसल इस अमीर और गरीब परिवार का घर आज पड़ोस में ही था, जिसके चलते ये अमीर परिवार गरीब परिवार को नीचे दिखाने का मौका नहीं छोड़ता। चिंटू, तू तो कहता था कि तू उस होली पर हमसे भी बड़ी पिचकारी लेकर आगा, लेकिन तेरे हाथ में तो एक गुलाल का पैकेट भी नहीं है। ये क्या पिचकारी लेगा? मेरे पापा ने इसके पापा को कल काम से जो निकाल दिया। गरीब कहीं के मेरे मम्मी पापा सही कहते हैं, इन गरीबों के पास कुछ नहीं होता, ये तो बस दिखावा करते हैं, दिखावा। बच्चों की बात सुनकर उमा और चिंटू को काफी दुख होता है और बेचारे वापस अपने घर में चले जाते हैं। 1 किलो आटा और इस बोतल में थोड़ा सा तेल दे दीजिएगा। क्या बात है बहन जी, होली सिर पर है और आप बस थोड़ा सा आटा और तेल खरीद रही हैं। अरे सुबह से मेरी दुकान पर ग्राहकों की लंबी लाइन लगी है, किसी को नारियल चाहिए, किसी को मैदा। आप इस बार होली पर पकवान नहीं बना रही हैं क्या? घर में बचे हुए थोड़े से पैसों से स्वाति हफ्ते भर चलाने लायक राशन ले रही थी, लेकिन दुकान वाले की बात सुनकर बेचारी उदास हो जाती है। तभी वहां यामिनी आती है। हैसियत होगी लेने की तो ये लोग लेंगे ना, जो तुम लोगों के साथ हुआ है ना, सही हुआ। तुम्हें क्या लगा किसी और का नुकसान करके तुम होली का त्योहार बना सकती हो? मेरे पति ने कहा ना कि उन्होंने जानबूझकर गाड़ी खराब नहीं की। अरे ट्रैफिक था, किसी से भी ये चीज हो सकती थी। अगर कल को तुम्हारे पति ये सब करते तो क्या तुम उन्हें भी घर से निकाल देती? मेरे पति को अपने उस निकम्मे पति से कंपेयर करने की कोई जरूरत नहीं है, समझी? तुम साइड हटो, मुझे सामान लेने दो। भैया, इस बड़ी सी लिस्ट में जितना भी सामान लिखा है ना, सब दे दीजिएगा। वो क्या है ना, इस बार हम होली पर सभी मोहल्ले के लोगों के लिए बहुत बड़ी दावत कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों को हम इनवाइट नहीं कर रहे हैं। समझदार को इशारा ही काफी है। यामिनी के ताने भरी बातें सुनकर स्वाति वहां से अपना आटा लेकर और तेल लेकर निकल जाती है। वहीं अखिलेश जब बाहर से काम ढूंढकर घर आता है तो देखता है कि उसके बेटे के हाथ में एक टूटी हुई पिचकारी है और बेटी के हाथ में गुब्बारे और गुलाल का पैकेट, जिसे देख, अरे तुम दोनों के पास ये सामान कहाँ से आया? बाबा, आप आ गए। वो थोड़ी देर पहले यहाँ पर कुछ लोग होली खेल रहे थे ना, तो उनमें से ही किसी के एक गुलाल का पैकेट गिर गया था। ज्यादा नहीं, थोड़ी सी गुलाल है, होली के दिन आपस में एक दूसरे को लगाएंगे। और देखिए ना, मेरे पास तो 4-5 गुब्बारे भी हैं, इससे भी हम होली खेल सकते हैं। बाबा, ये पिचकारी तो मुझे कबाड़ी के ठेले पर मिली, अच्छी है ना? यहाँ से थोड़ी सी टूटी हुई है, पर कोई बात नहीं, मैं यहाँ टेप लगा लूंगा। अपने दोनों मासूम बच्चों की बात सुनकर अखिलेश की आंखों में आंसू आ जाते हैं। दोनों बच्चों को उस टूटी पिचकारी और थोड़े से गुलाल के साथ देखकर तो काफी दुख हुआ। कितना बेबस हो गया हूँ मैं, अपने बच्चों के लिए कुछ कर भी नहीं पा रहा। क्या हुआ, हम होली नहीं मना सकते? तो एक काम करती हूँ, मैं होली के दिन गुलगुले बना देती हूँ। आटा तो घर में ही है और गुड़ भी रखा हुआ है, साथ में चीनी नमक का शरबत। कम से कम होली के दिन चूल्हा तो जले।
2 दिन और गुजरते हैं और आज होली का दिन होता है। स्वाति ने घर में आटे के गुलगुले और चीनी नमक का शरबत बनाया था। जहां सभी आस पड़ोस और उस अमीर परिवार के घर में होली के स्वादिष्ट पकवान बने थे, वहीं परिवार आटे के गुलगुले और चीनी नमक का शरबत से खुश था और इस थोड़े से गुलाल को ही सब एक दूसरे के चेहरे पर लगा देते हैं। वहीं दूसरी तरफ यामिनी का बेटा राज अपने दोस्तों के साथ होली खेल रहा था कि तभी उसके दोनों दोस्त उसे टब में धक्का दे देते हैं। राज की अस्थमा की प्रॉब्लम थी, इसलिए उसे बार बार सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। प्लीज मुझे बाहर निकालो, मुझसे सांस नहीं ली जा रही है। अच्छा, जब तूने हमें धक्का दिया था तो कुछ नहीं, अब तुझसे सांस नहीं ली जा रही है। हमें पता है तू नाटक कर रहा है। राज के दोनों दोस्त उसे पानी से बाहर आने ही नहीं दे रहे थे। वहीं दूसरी तरफ से स्वाति जैसे ही आंगन में बर्तन धोने के लिए आती है तो वो सब देख लेती है और भागती हुई राज के पास जाती है, उसे टब से बाहर निकालती है कि तभी वहां यामिनी आ जाती है और वो इस गलतफहमी का शिकार होती है कि स्वाति ने उसके बच्चों को पानी में डुबोकर मार रही थी। यामिनी, यकीन करो, मैंने सच में राज को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, मैं तो बल्कि उसे बचा रही थी। बहुत सुन ली हमने तुम्हारी बकवास, अब और नहीं, अब तो पुलिस ही तुम्हें बताएगी। मैं अभी कर रही हूँ पुलिस को कॉल। मम्मी रुक जाओ, आंटी सही कह रही है। उन्होंने मुझे पानी में नहीं डुबाया, बल्कि रोहित और मोहित मुझे पानी में डुबा रहे थे। उन्होंने तो मुझे बाहर निकाला है। अगर आज आंटी नहीं होती तो मुझे कुछ भी हो सकता था। अपने बेटे के मुंह से सारी सच्चाई सुनकर यामिनी और आलोक को अपनी गलती का एहसास होता है। स्वाति, हमें माफ कर देना, गलतफहमी के चक्कर में मैंने तुम्हें ना जाने क्या भला बुरा कह दिया। हमारे इतने बुरे बर्ताव के बाद भी तुमने मेरे बच्चे की मदद की, उसके लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे हाथ मत जोड़ो, आज तो होली का त्योहार है। आज सब हाथ जोड़ते नहीं बल्कि गले मिलते हैं, और आज तो मेरे बेटे जैसा ही है, तो भला मैं उसे कैसे कुछ होने देती। इस बात पर सब मुंह मीठा करते हैं और होली मनाते हैं। वो सभी एक दूसरे को अब गुजिया खिलाते हैं और रंग लगाकर होली की शुरुआत करते हैं। वहीं यामिनी दोनों बच्चों को होली पर पहनने के लिए नए कपड़े और पिचकारी गुलाल देती है और अब सब मिलकर खुशी से होली मनाते हैं। और इसी के साथ अब आलोक अखिलेश को दुगनी तनख्वाह पर वापस नौकरी पर रख लेता है, जिससे अब उस गरीब परिवार के हालात भी ठीक होने लगते हैं।